सोचो, तुम्हारी शादी की 5वीं सालगिरह पर तुम्हारी ही पत्नी एक 5 स्टार होटल के स्टेज पर तुम्हारे पैसे से बने एम्पायर को किसी और के नाम क्रेडिट कर दे, और फिर उसी स्टेज पर तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पकड़ाए, तालियां बजे, कैमरास फ्लैश हों और पूरी दुनिया देखे तुम्हारी पब्लिक ह्यूमिलिएशन। पर अगर वही हस्बैंड चुप रहकर बाहर निकल जाए और धीरे धीरे हर चाल को पलट दे, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल ट्रैप्स के जरिए। यह कहानी है विशाल कुमार की, एक बिजनेसमैन की, जिसने बिट्रेल का जवाब ड्रामा से नहीं बल्कि सिस्टमैटिक प्लानिंग और डिग्निटी से दिया। शुरुआत ह्यूमिलिएशन से हुई थी, लेकिन अंत एक शांत और शानदार विक्ट्री पर हुआ। यह सिर्फ लव, बिट्रेल और रिवेंज की कहानी नहीं है। यह कहानी है जस्टिस, डिग्निटी और साइलेंस की ताकत की। मैं हूं विशाल कुमार, एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन जिसने गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट में करोड़ों कमाए। मेरी पत्नी है रिया, मेरी सोलमेट। हमारी मुलाकात एक फैमिली मैरिज फंक्शन में हुई थी। लव एट फर्स्ट साइट। मैंने उसे कभी मना नहीं किया। उसके हर खर्चे, हर पार्टी, हर गर्ल्स नाइट आउट मैंने बिना शक के अलाउ किया। लेकिन शादी के 5 साल बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। रिया की जिंदगी में दोबारा एंट्री हुई, उसके पुराने दोस्त कबीर की। कबीर अपनी नई लॉ फर्म शुरू कर रहा था। रिया ने इंटरेस्ट दिखाया और मैंने उसका साथ दिया। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में 3 साल का LLB कोर्स। फीस मैंने दी, कबीर की फर्म को फंड किया, ऑफिस सेटअप कराया, कनेक्शंस दिए। उस वक्त कबीर इतना डेस्परेट था कि मेरे टफ टर्म्स भी उसने बिना शंका मान लिए। फिर आया वो रात, दिल्ली की ठंडी रात, 5 स्टार होटल का ग्रैंड एंट्री गेट, लाइट्स, लोग, वो कैमरास, फोटोग्राफर्स, सब कुछ परफेक्ट। जैसे ही बॉलरूम की डोर्स खुली, मेरी सांसें अटक गई। स्टेज पर खड़ी थी रिया, शाइनी ब्लैक बॉडी हगिंग गाउन, वही गाउन जो मैंने पेरिस से उसके लिए लाया था, जिस दिन गिफ्ट किया था। उसने हंसकर कहा था, विशाल, तुम हमेशा मुझे बेस्ट देते हो। आज उसी गाउन में वही मुस्कान, लेकिन किसी और के साथ स्टेज पर थी, और उसके बगल में खड़ा था कबीर खन्ना, पिछले 5 साल से नॉमिनल CEO। असल में फर्म के 90% शेयर्स मेरे पास थे, कबीर के पास सिर्फ 10%। पर यह सच्चाई न कबीर जानता था, न रिया। सबको लगता था कि मैं एक कमजोर पति हूं, जो हर कीमत पर अपनी पत्नी का साथ देगा। रिया ने माइक उठाया और कहा, अगर मैं आज यहां तक पहुंची हूं तो पूरा क्रेडिट कबीर को जाता है। उसने मेरा साथ दिया, उसने मुझे फाइनेंस किया, एमिटी में हेल्प की, और अब मैं कबीर की फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करने जा रही हूं। इतना कहते ही कबीर ने उसे गले लगाया। स्टेज पर दोनों ने शेयर किया एक जुनूनी किस। हॉल तालियों से गूंज उठा। पर सच्चाई ये थी, ये ऑर्डिनरी ओपनिंग पार्टी नहीं थी, ये मेरी मेहनत का जश्न था। हर शैंडलियर, हर पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर, जैज बैंड का हर नोट, फोटोग्राफर की हर क्लिक, केटरिंग ट्रेज की हर डेलिकेसी, लिकर काउंटर्स पर बहती महंगी शराब, सब मेरी साइन चेक से चला था। कबीर को देखते हुए मुझे अब समझ आया, उसका असली गेम प्लान साफ था। पहले वाइफ को इंप्रेस करो, फिर उसे हस्बैंड के खिलाफ इन्फ्लुएंस करो, डिवोर्स करवाओ, और सेटलमेंट में 50% एलिमोनी क्लेम करके पैसे हासिल करो। स्मार्ट मूव, लेकिन मैं भी कोई फर्स्ट टाइम प्लेयर नहीं था। तभी रिया फिर से माइक पर लौटी। उसने कहा, बिफोर वी ऑफिशियली ओपन आवर डोर्स, एक पर्सनल मैटर है जो सेटल करना जरूरी है। वो पोडियम से उतरी।
उसकी हील्स की आवाज, टिक टिक टिक, जैसे काउंटडाउन चल रहा हो। भीड़ ऑटोमेटिकली साइड में हटती गई। कैमरास उसके साथ साथ मूव करने लगे। उसके हाथ में था एक प्लेन मनीला एनवलोप। वो सीधे मेरे सामने आकर रुकी। उसने स्टेडी वॉइस में कहा, विशाल, मेरी फर्म का पहला केस, हमारा डिवोर्स, प्लीज साइन करके यहां से चले जाइए। ये पूरा सेटअप था। इलैबोरेट पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ड्रामेटिक सीन और कैमरास के सामने। उनकी चाहत थी कि मैं टूट जाऊं, इमोशनल ब्रेकडाउन कर दूं या फिर गुस्से में रिएक्शन दूं जो हेडलाइंस बन जाए। लेकिन मैंने एनवलोप कामली लिया, नीटली फोल्ड किया, पॉकेट में रख लिया। एक सेकंड के लिए रिया की आंखों में देखा। वहां गिल्ट नहीं था, रिग्रेट नहीं था, सिर्फ कोल्ड डिटर्मिनेशन। मैंने शैंपेन ग्लास साइड टेबल पर रखा और स्टेडी स्टेप्स में बॉलरूम से बाहर निकल गया। नो ड्रामा, नो सीन, नो इमोशनल आउटबर्स्ट। गेस्ट्स और मीडिया स्टंट खड़े थे। कबीर और रिया का पैशनेट किस और मेरी चुप्पी। सबको लगा मैं एक कमजोर पति हूं। पर अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, यह पब्लिक इंसल्ट था, लेकिन मैं ड्रामा नहीं करूंगा। मैं अपने तरीके से लड़ूंगा और अपनी अगली चाल सोच समझ कर चलूंगा। होटल के बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने चेहरे पर चोट की, पर उसी चुभन में एक क्लैरिटी मिली। मैंने टाई लूज किया और अपनी सेक्रेटरी प्रिया को कॉल किया। प्रिया, सुनो, सारे पेंडिंग पेमेंट्स रोक दो। वेन्यू, केटरिंग, फोटोग्राफी, जैज बैंड, डेकोरेशन, वैलेट, सबको इन्फॉर्म कर दो कि पेमेंट प्रोसेसिंग होल्ड पर है। प्रिया की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। सर, पर कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने काम होकर कहा। कॉन्ट्रैक्ट्स में इमरजेंसी क्लॉजेस हैं। मैंने पहले ही सेटअप कर रखा था। बस कर दो। अगले आधे घंटे में सब कुछ बदल गया। जैज बैंड अचानक बजाना बंद कर दिया। केटरिंग स्टाफ सर्विंग रोक दिया। फोटोग्राफर्स कैमरास पैक करने लगे। होटल मैनेजमेंट लगातार इमरजेंसी कॉल्स कर रहा था। जो पार्टी ग्रैंड ओपनिंग बनने वाली थी, वो अचानक केओस में बदल गई। गेस्ट्स कंफ्यूज्ड, ऑर्गेनाइजर्स पैनिक में, वेटर्स और ट्रेज रख कर हट गए। बार बंद हो गया। मुझे बाद में पता चला, स्टेज पर ही रिया को वेंडर्स की कॉल्स आने लगी थी। पेमेंट नहीं आई, हम इक्विपमेंट वापस ले रहे हैं। सिर्फ 30 मिनट में पार्टी प्रैक्टिकली खत्म हो गई। पीपल निकलने लगे। लॉबी में बिलिंग को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। और फिर शुरू हुआ फोन का स्टॉर्म। मेरा फोन लगातार बजिंग करता रहा। रिया 47 मिस्ड कॉल्स। सिर्फ 2 घंटे में उसके पेरेंट्स एंडलेस रिंग्स। कबीर डेस्परेट मैसेजेस। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड वाले टेक्स्ट्स। पर मैंने कोई कॉल नहीं उठाया। फोन साइलेंट पर डाल दिया। घर पहुंचकर मैंने विस्की का एक पेग बनाया, बालकॉनी पर खड़ा हुआ और वॉइस मेल्स चेक करने बैठ गया। रिया की आवाज हर मैसेज में अलग थी। एंग्री टोन, तुमने मेरी ग्रेजुएशन पार्टी डिस्ट्रॉय कर दी। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डे था। क्राइंग टोन, प्लीज मेरी कॉल्स पिकअप करो, वेंडर्स इक्विपमेंट ले जा रहे हैं। प्लीडिंग टोन, विशाल, हम बात कर सकते हैं, प्लीज घर आ जाओ। फ्रस्ट्रेटेड टोन, यह कोई सल्यूशन नहीं है, अडल्ट की तरह बिहेव करो। डेस्परेट टोन, मेरे पेरेंट्स बिल पे करने को कह रहे हैं, यह एम्बैरसमेंट है। आखिरी मैसेज, बस साइलेंस था। फिर एक स्लो बीप। मैं बालकॉनी में खड़ा था, सिटी लाइट्स देख रहा था, विस्की का सिप लिया। मैंने हर मैसेज सुना, पर किसी में भी सॉरी नहीं था। किसी में भी
आई वॉज रॉन्ग नहीं था, बस यही दावा कि मैंने सब रूइन कर दिया। ग्रेजुएशन पार्टी, तभी मुझे समझ आया यह सेलिब्रेशन नहीं था, यह मेरे लिए पब्लिक ह्यूमिलिएशन का ट्रैप था। कैमरास वाले स्पेक्टेकल बनाने के लिए सब कुछ अरेंज किया गया था, और अब वे इसे एक ग्रेजुएशन का नाम दे रहे थे। मैंने काम होकर सोचा, तुमने जो प्लान बनाया है उसका जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा, इमोशनल नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से। उस रात मैंने लैपटॉप की नीली स्क्रीन के सामने सब कुछ खोल दिया। बैंक पोर्टल्स, फर्म के अकाउंट्स, कैप टेबल, मूव्स, शाह। जो लोग सोचते थे कि कबीर ने फर्म अकेले खड़ी की, उन्हें नहीं पता था कि मैंने पिछले 3 सालों में धीरे धीरे 90% ऑनरशिप ले ली थी। शेयर मार्केट से खरीदे, लेकिन अपने नाम पर नहीं, ट्रस्ट्स और हिडन एंजल इन्वेस्टर्स के नाम से। मुझे ये कंपनी प्रॉमिसिंग लगी थी, और रिया भी कबीर की काफी तारीफ करती थी। इसलिए मैंने टेकओवर के बावजूद सारे बेनिफिशियल राइट्स खुद के पास ही रखे थे। ट्रस्ट में एसेट्स इस तरह रखे गए थे कि रिया या कबीर के लिए सीधे एसेट्स तक पहुंचना मुश्किल था, खासकर अगर अलिमोनी का क्लेम हो। सबसे पहले बैंकिंग पोर्टल खोले। फर्म के सभी अकाउंट्स पर मेरा सोल साइनिंग अथॉरिटी था। ऑटो पे सिस्टम्स, वेंडर पेमेंट्स, मंथली सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ एक क्लिक में पेंडिंग रिव्यू पर चला गया। पैरोल को मैन्युअल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड कर दिया। रिजर्व फंड्स की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्टेड स्टेटस लगा दिया। फिर लीगल एग्रीमेंट्स की फाइल खोली। मोऊ, शाह, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। हर पेज पर मेरा सिग्नेचर, हर क्लॉज मैंने ड्राफ्ट किया था। सीड मनी लोन्स के रूप में रजिस्टर्ड, गिफ्ट के रूप में नहीं। इंटरेस्ट रेट्स, परफॉर्मेंस क्लॉज, एग्जिट क्लॉज, फिडुशरी ब्रीच डेफिनेशंस, सब क्रिस्टल क्लियर। सबसे अहम था इक्विटी कैप टेबल। कागज पर फर्म कबीर के नाम से रजिस्टर्ड दिखती थी, लेकिन बेनिफिशियल ऑनरशिप का 90% मेरे पास था। वोटिंग राइट्स पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में थे। फाइनेंशियल ओवरसाइट, बजट अप्रूवल, हायरिंग डिसीजंस, सब मेरी परमिशन पर डिपेंडेंट थे। एक मोड़ आया तब फर्म के फाइनेंसेस अचानक रुक गए और वेंडर्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया। रिया खुद नहीं आई, अपनी सेक्रेटरी भेजी। सेक्रेटरी बड़ी नम्रता से बोली, सर, मैम चाहती है कि सब ठीक हो जाए। वो रिकंसाइल करना चाहती है। मुझे पहले से अंदाजा था कि रिया सीधे नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसे शांत करके बताया कि रेकंसिलिएशन पॉसिबल है, पर मेरी टर्म्स और कंडीशंस पर। नो एलिमोनी, अगर डिवोर्स होगा तो कोई एलिमोनी नहीं। जो मैंने खरीदा है वो मेरा रहेगा। हाउसेस, कार्स, ज्वेलरी और वो पेरिस वाला शाइनी ब्लैक गाउन भी। कबीर को अपने पर्सनल रिलेशन चाहे जो भी हो, अब तुरंत छोड़ दें। 24 घंटे में एक्सेप्ट करें, वरना लीगल एक्शन प्रोसीड होगा। सेक्रेटरी का चेहरा बदल गया। उसने वापस जाने का इशारा किया। मुझे पता था कि रिया इन टर्म्स को कभी मान नहीं पाएगी। ईगो, पब्लिक इमेज और जो उसने स्टेज पर कहा था, उसके बीच भारी टकराव था। मैंने सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया। सभी ऑटोमेटिक पेमेंट्स सस्पेंड, वेंडर्स को वेरिफिकेशन होल्ड स्टेटस पर इन्फॉर्म, एम्प्लॉय पैरोल मैन्युअल रिव्यू में डाला, ऑफिस यूटिलिटीज और सर्विसेज का पेमेंट पॉज, बैंकिंग फैसिलिटीज पर टेम्पररी फ्रीज। ये रिवेंज नहीं था, ये बिजनेस था। लीगल, डॉक्यूमेंटेड और पूरी तरह जस्टिफाइड। मंडे की सुबह मैं लोधी गार्डन में दौड़ रहा था। हवा में क्लैरिटी थी और मेरे कदम मेरे प्लान से मेल खा रहे थे। फोन बिन बिन कर रहा था। वेंडर्स, पार्टनर्स, जूनियर्स। पैरोल स्टक था। केटरिंग बिल्स बाउंस हुए थे। ऑफिस की इंटरनेट सर्विसेज थ्रेटन हो रही थी। वापस लौटकर देखा कि मेहरा लीगल के जूनियर्स पैनिक में थे। क्लाइंट्स कॉल्स कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में रिया और कबीर दोनों बैंक स्टेटमेंट्स और ईमेल्स देखकर घबराए हुए थे।
कबीर बार बार कॉल कर रहा था। विशाल, प्लीज, ये टेक्निकल एरर है, हम डिस्कस कर सकते हैं। पर मैंने साइलेंस रखा। मैंने किसी को पब्लिक में ड्रामा नहीं करने दिया। मैंने लीगल डॉक्यूमेंट्स और क्लॉजेस से वार किया। दोपहर में मेरे लॉयर अरविंद मेनन का कॉल आया। रिया के लॉयर्स कांटेक्ट कर रहे हैं। दे वांट अर्जेंट मीटिंग। मैंने कहा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस रूम, कल सुबह 10 बजे, फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। मेरे अंदर आवाज थी, अब कोर्ट या नेगोशिएशन, जो भी होगा लीगली और टाइटली हैंडल्ड होगा। भाग 5, कॉन्फ्रेंस टेबल और टर्म्स। बोर्ड ने कबीर को पहले ही निकाला था। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम भर गया। पर हैरानी की बात थी कि बोर्ड ने कबीर को मेरे अराइवल से पहले ही रिमूव कर दिया था। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स और ब्रीफिंग के बाद यूनानिमस डिसीजन था कि कबीर की मिसमैनेजमेंट फर्म के लिए हाई रिस्क बन चुकी थी। जब मैं आया, रूम का माहौल शांत और भारी था। रिया एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा था कि कबीर उसकी मुश्किल में उसका साथ देगा, पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने कामली अपना ब्रीफ केस खोला और सारे डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रख दिए। ट्रस्ट डीड्स, कैप टेबल, लोन डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस लीज, इंश्योरेंस पेपर्स। फिर बिना मुलायम बोलों के अपनी टर्म्स फिर से समझाई। ग्रिया, मैनेजिंग डायरेक्टर से इमीडिएट रेजिग्नेशन। अब सिर्फ जूनियर काउंसिल, कोई क्लाइंट कांटेक्ट नहीं, कोई फाइनेंशियल एक्सेस नहीं। तो कबीर, इमीडिएट टर्मिनेशन, नो सेवरेंस, 5 ईयर नॉन कम्पीट, दिल्ली एनसीआर में लॉ प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्टेड। ऑनरशिप कंट्रोल, 90% ऑनरशिप, फॉर्मल ट्रांसफर और फाइनेंशियल वीटो पावर मेरा। बोर्ड में मेरे 2 सीट्स कंफर्म्ड। फाइनेंशियल सेटलमेंट, लोन्स प्लस इंटरेस्ट, स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट, डिफॉल्ट पर कंप्लीट टेकओवर क्लॉज, रीब्रांडिंग राइट्स, फर्म का नाम बदलने का अथॉरिटी मेरा। रूम में साइलेंस था। रिया की लॉयर्स ने नेगोशिएट करने की कोशिश की पर मेरे डॉक्यूमेंट्स एयरटाइट थे। नो लूप होल। बोर्ड पहले से एक्शन ले चुका था। कबीर का रिमूवल घटनाक्रम पहले से तय था। रिया की आंखों में रिग्रेट और पैनिक दोनों थे। पर अब फैसला फैक्ट्स और पेपर्स से हो रहा था, इमोशन से नहीं। 45 मिनट बाद पेपर्स साइन हो गए। फास्ट, क्लीन, फाइनल। मैंने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, साइलेंट बट इफेक्टिव मूव किया था। जैसे ही न्यूज बाहर गई, गॉसिप की लहर उठी। लोग कहने लगे, कबीर सिर्फ मिसमैनेज्ड नहीं कर रहा था, वो कैमरास के पीछे पर्सनल रिलेशंस में भी इन्वॉल्व था। बहुतों ने कहा, कबीर ओनर की वाइफ के साथ घूम रहा था। यानी रिया। हॉलवेज में विस्पर्स, कोर्ट लॉबीज में उस फुसाहट, नेटवर्किंग इवेंट्स में हंसी मजाक, हर जगह यही चर्चा थी। कुछ कहते कबीर मल्टीपल अफेयर्स में था, कुछ कहते उसने फर्म के फंड्स अपने पर्सनल शो ऑफ के लिए यूज किए। लिंक्डइन पर उसकी वेग पोस्ट्स, टेकिंग अ ब्रेक जैसी अपडेट्स। और शक गहरा गया। सीनियर पोजीशंस के डोर्स बंद होने लगे। बैकग्राउंड चेक्स में रेड फ्लैग्स आने लगे। दिल्ली लीगल सर्कल छोटा है, न्यूज तेजी से ट्रैवल करती है। टर्मिनेटेड फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये रूमर काफी था। कुछ फर्म्स ने इंटरव्यू कॉल्स दिए, पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में स्टोरी साफ हो जाती, डोर्स बंद हो जाते। कुछ समय बाद कबीर को मजबूरी में स्मॉल टाउन शिफ्ट होना पड़ा। एक जूनियर लेवल रोल एक्सेप्ट करना पड़ा। रेप्यूटेशन लॉस भारी था। क्लाइंट्स ने डिस्टेंस बना लिया। कोलीग्स ने पलाइट स्माइल दी, पर बात नहीं की। पीपल हु वंस कॉल्ड हिम अ राइजिंग स्टार अब सिर्फ विस्पर्स और कोल्ड शोल्डर्स। प्रेस्टीज, जो कैमरा फ्लैशेस से बिल्ड हुई थी, ऑडिट की स्ट्रॉन्ग लाइट में सर्वाइव नहीं कर पाई। मैंने उसका नाम कभी पब्लिकली ब्लास्ट नहीं किया। ना कोई प्रेस स्टेटमेंट, ना सोशल मीडिया अटैक। साइलेंट ट्रीटमेंट और सोशल आइसोलेशन ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी।
सच ये था, उसने ट्रस्ट भी तोड़ा और प्रोफेशन भी, और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जल्दी और स्ट्रक्चर्ड हुए। मेरे लॉयर अरविंद मेनन ने हर डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन पेश किया। ट्रस्ट डीड्स, कैप टेबल, लोन एग्रीमेंट्स, बोर्ड मिनट्स। रिया की साइड ने कोशिश की, लेकिन मेरे बनाए हुए लीगल आर्किटेक्चर में कोई लूप होल नहीं था। डिवोर्स प्रोसीडिंग सब पूरी तरह मेरी टर्म्स पर चली। हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली प्रेजेंट, हर क्लॉज एयर टाइट। रिया की साइड से कोई इफेक्टिव काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं आया, क्योंकि पेपर्स क्लियर थे। फाइनल सेटलमेंट कोर्ट में इस तरह हुआ। एलिमोनी 0। कोर्ट ने वैलिडेट किया कि एसेट्स और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कोई एलिमोनी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैंने पर्सनली खरीदी थी, वह मेरे नाम पर ही रही। ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स ने उसे प्रोटेक्ट किया। जॉइंट एसेट्स लीगल क्लॉजेस के हिसाब से डिवाइड हुए। बिजनेस इंटरेस्ट्स कंप्लीट सेपरेशन। फर्म रीस्ट्रक्चरिंग विशाल के टर्म्स पर। फ्यूचर क्लेम्स वेव्ड। लीगल रिलीज साइंड। जज ने ऑर्डर साइन किया। गैवल गिरा। धक, उस आवाज के साथ मेरी लीगल विक्ट्री फॉर्मल हो गई। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का जवाब कोर्टरूम के भीतर लीगल फ्रेमवर्क के जरिए दिया गया। रिया का फेस डाउन था, पर ब्रोकन नहीं। उसकी अर्लियर एरोगेंस गायब हो चुकी थी। शायद अब उसे समझ आया कि कैमरास और स्टेज कुछ भी दिखा सकते हैं, पर लीगल डॉक्यूमेंट्स हमेशा सच बोलते हैं। डिवोर्स के बाद मैंने फर्म रीस्ट्रक्चर की, नाम बदल कर रखा विशाल लीगल एंटरप्राइजेस। प्रोसेसेस टाइटन किए, जेन्युइन लीगल वर्क पर ध्यान दिया। टीम वही रही, पर अकाउंटेबिलिटी और चेक्स बढ़ा दिए। मेरी मॉर्निंग्स फिर से रूटीन में आ गई। अर्ली मॉर्निंग रन्स, डीप वर्क सेशंस, टीम मीटिंग्स। शाम को लोकल एनजीओ में बच्चों को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाने लगा। छोटी छोटी विंस मुझे इनर पीस देने लगी। ऑफिस की टेबल पर वही सिल्वर पेन पड़ा रहता था, वही पेन जिससे मैंने पहला लीगल ड्राफ्ट लिखा था। रिमाइंडर था कि क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स और प्लानिंग जिंदगी बदल सकती है। रिया शहर छोड़कर शिमला चली गई। वहां एक छोटे लीगल एड सेंटर में वॉलंटियर करने लगी। वुमेन्स राइट्स और टेनेंट डिस्प्यूट्स पर काम करने लगी। हिल स्टेशन की कोल्ड मॉर्निंग्स, कोर्ट हाउस की सीढ़ियां अब उसकी लाइफ का हिस्सा थी। कैमरास नहीं, स्पॉटलाइट नहीं, सिर्फ एक्चुअल लॉ प्रैक्टिस। कबीर छोटे शहर में अपनी प्रैक्टिस रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। स्लोली, पेनफुली, आखिरकार उसे जूनियर पोजीशन एक्सेप्ट करनी पड़ी। अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और लाइफस्टाइल सब कुछ एक साथ चला गया। और मैं अपने डेस्क पर बैठा, अगला लीगल ड्राफ्ट लिख रहा था। इन कोल्ड, वर्ड्स प्रेसाइज। मैंने कभी किसी को पब्लिकली निशाना नहीं बनाया। मैंने दिखाया कि वेल प्लान्ड लीगल स्ट्रक्चर और डिग्निटी से लड़ने पर कैसे जस्टिस मिल सकता है। कुछ महीने बाद मैं बालकॉनी पर खड़ा था, सिटी लाइट्स देख रहा था। मुझे रियलाइजेशन हुआ, ये कहानी रेकन्सिलिएशन की नहीं थी। ये कहानी थी डिग्निटी की, प्लानिंग की और जस्टिस की। मैंने इमोशनल ब्रेकडाउन का रास्ता नहीं चुना। मैंने रिवेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने राइट्स यूज किए। ट्रेडिशनल फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं, मैंने लीगल सिस्टम का प्रॉपर यूज किया। इमोशनल मैनिपुलेशन के बजाय डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स यूज किए। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का जवाब प्राइवेट सिस्टमैटिक एक्शन से दिया। की लेसन्स मैंने सीखे, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग प्रोफेशनली। रिटन फैक्ट्स बोले गए वर्ड्स से ज्यादा वेट रखते हैं। बिजनेस और इमोशंस अलग रखें। इमोशंस शॉर्ट टर्म डिसीजंस प्रभावित करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लॉन्ग टर्म सिक्योर रखते हैं।
प्लानिंग इंपल्सिव रिएक्शन से हमेशा जीतती है। डिग्निटी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जस्टिस प्रॉपर्ली प्लान होना चाहिए। आज मैं अकेला खड़ा हूं। फाइनेंशियली सिक्योर, प्रोफेशनली रिस्पेक्टेड, पर्सनली डिग्निफाइड। ना बिटर एक्स वाइफ का बोझ, ना स्कीमिंग बिजनेस पार्टनर का स्ट्रेस। जो लोग सोचते थे कि मैं टूट जाऊंगा, उन्हें देखना पड़ा कि कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड रिस्पॉन्स होता है। यह किसी टिपिकल फिल्मी रेकंसिलिएशन की कहानी नहीं थी। यह सिस्टमैटिक, लीगल और डिग्निफाइड विक्ट्री थी। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का जवाब क्वाइट, इफेक्टिव लीगल एक्शन से दिया गया। रिया शिमला की पहाड़ियों में शायद किसी गरीब विडो का केस संभाल रही होगी, या किसी टेनेंट का स्टे एप्लीकेशन लिख रही होगी। कबीर किसी छोटे शहर में अपनी प्रैक्टिस स्लोली रीबिल्ड कर रहा होगा। और मैं वही सिल्वर पेन हाथ में लेकर अगला लीगल ड्राफ्ट लिख रहा हूं। इन कोल्ड, वर्ड्स प्रेसाइज और बिल्कुल ट्रूथफुल। सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि मैंने किसी को हराया, सबसे बड़ी जीत ये थी कि मैंने सिखाया वेल प्लान्ड लीगल स्ट्रक्चर कितना पावरफुल हो सकता है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का आंसर डिग्निफाइड लीगल एक्शन से दिया जा सकता है। इमोशनल मैनिपुलेशन की हार सिस्टमैटिक प्लानिंग से होती है। जो लोग सोचते थे कि मैं स्टेज पर गिर पड़ूंगा, रिया के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, इमोशनल सीन बनाऊंगा, उन्हें देखना पड़ा कि कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड रिस्पॉन्स होता है। और यही सबसे ऑनेस्ट विक्ट्री है। क्वाइट, सिस्टमैटिक और सेल्फ रेस्पेक्टिंग। ये थी एक और कहानी, बदला और बिट्रेल की। अगली कहानी तक याद रखिए, हर धोखा एक नए बदले की शुरुआत होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बदला अ बिट्रेल की इस जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी ने आपको छुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार रहिए अगली कहानी के लिए। हर बिट्रेल का एक जवाब होता है और हर जवाब की अपनी कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल बदला अ बिट्रेल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सफर जारी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदला और बिट्रेल की दुनिया में हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है।